हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महाबी स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 98 होने वाला है। 97 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ सुबह 10 बजे से प्रैक्टिस सेट होता है। अभी जो एसएससी CHSL का एग्ज़ाम चल रहा है उसके बेसिस पर यह पैटर्न बना रहा है। जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी का, सारा उसी का आपका क्वेश्चन है। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन कर जाते हैं तो 20 क्वेश्चन में आप इजीली 17 से 18 प्लस क्वेश्चन कर पाते हैं। दोनों टाइप के क्वेश्चन लिए, अर्थमेटिक और एडवांस का भी। तो रोज़ सुबह 10 बजे से होता है और इसके अलावा शाम 5:30 बजे से रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है। 100 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। लगभग 2000 क्वेश्चन मैथ्स का और 2000 क्वेश्चन रीजनिंग का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। रोज़ आपकी क्लास होती है मैथ और रीजनिंग की, तो आपका भी कंटिन्यूटी बना रहेगा। आप भी रोज़ इस क्लास को जरूर अटेंड किया कीजिए। तो चलिए, अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पूरा देखिए, एक वीडियो कम से कम पूरा देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि कैसा पढ़ाया जाता है और क्या कंटेंट है, क्या वाकई रियल क्वेश्चन है कि नहीं है। सारे क्वेश्चन के नीचे आप देख पा रहे हैं किस शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आया था। तो एक भी फेक क्वेश्चन नहीं है, सारा ओरिजिनल क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कहता है यदि 8 अंकों की संख्या 3, 4, 2, यहाँ पे एक x दे दिया है और यहाँ पे एक y दे दिया है, और कह रहा है 8 अंकों की कोई संख्या 72 से विभाजित होती है तो y का सबसे बड़ा मान। एक बात यहाँ पे कह दिया, y के सबसे बड़े मान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इसको हम लोग ध्यान रख करके हम लोग अपना सवाल करते हैं। तो आप लिखिए जो लिखा हुआ है। पहले एक बात बताइए, 72 से विभाज्य, 72 से विभाज्य, इसका नियम क्या कहता है? 72 से विभाज्य होने का मतलब क्या है? तो इसका जो भी मल्टीपल है वो उससे कटना चाहिए वो संख्या। तो 72 का विभाज्य, तो 72 को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या हम 8 गुना 9 लिख सकते हैं? इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे 8 से विभाज्यता का नियम का, 8 से विभाज्यता का नियम, तो 8 से विभाज्यता का नियम लगाते हैं। 8 से विभाज्य, तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि पीछे के 3 अंक भागा होना चाहिए। पीछे का कितना अंक भागा होना चाहिए? 3 अंक। तो 8 y 6, y के जगह पे हम यहाँ पे मैक्सिमम क्या वैल्यू रख दें? तो y के जगह पे आप मैक्सिमम वैल्यू कितना रख सकते हैं? 8 दूनी 16, 1 रख सकते हैं। 2 रखेंगे तो 26 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 36 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 46 हो जाएगा, 5 रख देंगे तो 8 7 56 हो जाएगा, 5 रख सकते हैं। 8 6 रख सकते हैं, नहीं 7 नहीं 8 नहीं 9 रख सकते हैं, 12 8 96। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल 3 वैल्यूज़ हैं और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे हमको तब 9 उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कह दिया था सबसे बड़े मान के लिए। क्या कह दिया था? सबसे बड़ा मान। तो यहाँ से हमको y के लिए कितना लेना पड़ेगा? यहाँ पे y के लिए कितना लेना पड़ेगा? तो y के लिए लेना पड़ेगा 9। चलिए, इतना दूर तक तो क्लियर हो गया कहानी। अब आते हैं 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 9 से विभाज्य, तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि उनके सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। जो भी संख्या है आपका, यही कहता है 9 से विभाज्यता का नियम। तो क्या हो जाएगा? 3 4 2 प्लस 1 प्लस 8 प्लस y का मान हम लोग 9 रख देते हैं और लास्ट में है 6 और प्लस कर देते हैं x। क्या बैठाना चाहिए? x में x जोड़ते हैं। अब इसको क्या होना चाहिए? x का मान जो भी पॉसिबल पहला वाला आ सकता है वही वाला ले लेंगे। हाँ, x का सबसे बड़ा मान लेना ज़रूरी नहीं है क्योंकि बोला नहीं है, सिर्फ y के बारे में कहा था। तो जोड़िए, 3 4 7 2 9 1 8 9 9 9 9 6। तो यहाँ x के जगह पे आप बिठा सकते हैं। x के जगह पे कितना बिठा सकते हैं? तो x के जगह पे कितना बिठा सकते हैं? 3 बिठा सकते हैं, क्योंकि 3 4 7 2 9 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 1 9 9 यहाँ पे है, और 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। तो हम देख पा रहे हैं, तो x का y हमको मिल गया, x का मान मिल गया है 3 और y का मान मिल गया है कितना? 6। तो क्रमशः x का और y का मान हमको मिल चुका है। तो x और y का मान मिल चुका है। x बराबर कितना? 3 और y बराबर कितना? 9। सवाल हो गया ख़त्म। अब बन गया सवाल, तो अब रख दीजिए। तो रूट अंडर 9x कह रहा था, तो रूट अंडर 9 इंटू 3 प्लस 9, 9 3 27 और 9 कितना हो गया? 36। और रूट अंडर 36 के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि इसका होता है 6। कितना होता है? 6। तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था और उतना ही अच्छा तरीका से हम लोग बना लिए और उम्मीद करते हैं कि हम आपको समझा पाए होंगे इस टाइप का क्वेश्चन।
110% इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा तो इस क्वेश्चन को आप कर जाइएगा। समझ रहे हैं बात को? देखिए ध्यान से समझिएगा। कह रहा है दो संख्याओं का मौसा और लसा इतना और इतना है, एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है। यानी जो पहली संख्या है दूसरी संख्या से 50% अधिक है। अगर हम पहली संख्या 20 मान लेते हैं तो छोटी संख्या 20 हो जाएगी, तो दूसरी संख्या इससे 50% अधिक है, यानी कि ये 30 होगा। और 20 और 30 का मौसा पर देखिए ना, यहाँ पे मौसा कितना है 20 और लौसा कितना है 120। तो 20 और 30 का तो एलसीएम आ जाएगा 60। तो ये जोड़ा पॉसिबल नहीं है। दूसरा जोड़ा सोचते हैं, अगर अगर ले लेते हैं यहाँ पे पहली संख्या 60, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा तो 90 हो जाएगा। और 60 और 90 का कभी भी आ पाएगा? कभी भी नहीं आ पाएगा एलसीएम। अगर 40 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 40, ऑप्शन से ट्राई कर रहे हैं, तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 60, क्योंकि एक संख्या दूसरी से 50% अधिक है। तो 40 का 50% निकालेंगे 20 हो जाएगा, और 40 20 60 हो जाएगा, उससे अधिक हो जाएगा। तो अगर हम इन लोगों का अगर बात करेंगे, इन लोगों का HCF यानी कि मौसा, तो कितना आ जाएगा 40 और 20 का 20 आ जाएगा। अगर इन लोगों का हम बात करेंगे LCM, तो LCM कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। कोई दिक्कत हुआ? कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। तो कह रहा सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी रखनी पड़ेगी? 40, ऑप्शन नंबर 3। देखिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस इजीली वे में कर सकते हैं। आगे आते हैं। देखिए एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, और इसको करने का आप कोशिश कीजिए। कह रहा है टॉम जेरी का पीछा कर रहा है, उतना ही समय में टॉम 8 बार कूदता है और जेरी 6 बार कूदता है, किंतु 7 बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी जाता है वो उसके बराबर है जितनी दूरी 5 बार जेरी जाता है। देखिए सिंपल सा यहाँ बताते हैं। टॉम टॉम 7 बार कूदता है, कितना बार? 7 बार। तो यही कूदने के बराबर हो जाता है कितना? 7 बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी तय करता है वह बराबर होता है 5 बार जेरी के 5 बार के बराबर है। तो अगर टॉम एक बार कूदेगा तो कितना हो जाएगा 5/7। तो उस हिसाब से अगर टॉम देखे 8 बार कूदेगा तो कितना जाएगा? तो टॉम अगर 8 बार कूदेगा तो कितना जाएगा? तो 5/7 इंटू 8। ये किसका आ रहा है? जेरी का आ रहा है। ठीक है, जेरी ठीक है। तो यहाँ से हो गया 40/7 जेरी। तो जेरी कितना बार चला जा रहा है? अगर टॉम जो है 8 बार कूद रहा है, तो कितना दूरी चला जा रहा है? 40/7 जेरी के। तो बस अब सवाल ख़त्म हो गया, यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ भी जेरी का माना गया। जेरी कितना दूरी जा रहा है? 40/7। कितना जेरी जा रहा है? 40/7। और जेरी 6 बार कूदने के बराबर है, तो यहाँ बिठा देंगे 6। ठीक है। अरे टॉमी का 8 बार कूदने का मतलब कितना बार जेरी कितना दूर जा रहा है? 40/7। ख़त्म हो गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 7 छक्के 42। तो रेशियो हमारा कितना हो जाएगा? 40/42। तो कितना आंसर आ जाएगा? 20/21। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, और अच्छा तरीका से भी हम लोग कर लिए इसको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ख़त्म हो गया सवाल। आगे आते हैं। इसको ध्यान से करिएगा, कहीं गलती नहीं करिएगा, आराम आराम से करते जाइए। देखिए पहले भागा को करते हैं काम। तो 1/2 भागा करेंगे, तो किसी में उतने से भागा कर देंगे तो कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। चलिए इसका कहानी ख़त्म। और इतना से गुना कर देना है आधा से, तो आधा हो जाएगा। अब आइए, ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया? कट गया। प्लस इधर से गुना करिए, पहले इससे भागा करिएगा, इतने हो जाएगा, और इतना से आधा को गुना करिएगा तो आधा हो जाएगा। सिंपल सी बात समझ में आ रही है। और आधा आधा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऊपर से आ गया 1। अब लिखा था का, और आधा आधा जोड़ के कितना होता है? 1। तो 1 का 1, 1 का 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1, ऑप्शन नंबर 3। सबको समझ में आ रहा है? इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे आते हैं। इसको 2 तरीका हम बताएंगे। इजी तरीका लास्ट में बताएंगे, पहले बताएंगे हम आम जिंदगी, उसके बाद बताएंगे मेंटोस जिंदगी। देखिए PQ
प्लस 3p², ये हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है। तो ये हमको एक स्टेप पीछे लग रहा है, तो इसको हम कंप्लीट कर देते हैं, हम बताते हैं आपको। देखिए आप एक काम कीजिए, अपना मन से यहाँ भी एक जोड़ दीजिए और यहाँ भी एक जोड़ दीजिए। काहे कि ये देखने में ठीक नहीं लग रहा था, अब देखने में ठीक लगेगा, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर क्यूब है। क्या है? क्यूब है। तो देख पा रहे हैं, तो a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ बराबर 8 है। तो इसको लिख सकते a प्लस बी का होल क्यूब। किसका फॉर्मूला था? a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला था। 7 और 1 कितना होता है? 8, तो 2 का क्यूब। तो क्यूब क्यूब दोनों तरफ से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्यूब और क्यूब क्या हो गया? कट गया। तो p का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया? 2 में 1 इधर आ गया जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1। तो p का वैल्यू आ गया 1। तो हम लोग निकाल लेते हैं, हमसे जो पूछा है, हमसे पूछा है कि p² प्लस 2p। तो 1 का स्क्वायर 1 ही ना होगा, और 2 एकम 2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 गुना 1, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा? 3। ये था आम जिंदगी। अब बात करते हैं मेंटोस ज़िंदगी की, वो कैसे होगा। तो देखिए कुछ नहीं करिए, अगर p का मान अगर हम लोग 1 रख देते हैं, अपना मन से सोच लेते हैं वैल्यू, अगर सोच पाते हैं तो यहाँ रख देते 1 का क्यूब, तो हो जाता 1, और यहाँ पे हो जाता 3p का स्क्वायर, यानी 3, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर रखने से 1 ही होता है, तो हमको साफ साफ यहाँ दिख जाता 3, 3 6 और 1 7, तो कितना हो जाता 7। तो यहाँ से रख सकते थे 1 और 2, कितना हो जाता 3। आगे समझ में? तो बस इसी तरह से इस सवाल को कर सकते थे। तो 1 बराबर इतना जोड़ के 7 हो जाता। समझ में आ गया? तो 2 तरीक़ा से इसको कर सकते थे। आगे आते हैं, कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 5800 रुपया, यदि हानि प्रतिशत इतना है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस है 5800, ठीक है। और हानि प्रतिशत क्या है? यानी कि लॉस हो रहा है। लॉस कितना है? 33%। खरीदा इतना में 5800 रुपया में, और हानि इतना कर दिया, तो बेचा कितना में? मतलब 67% का वैल्यू में वो क्या किया है? बेच दिया इसको, है कि नहीं है? तो 5800 का 67% में बेचा है, ये आ रहा है हमारा सेलिंग प्राइस। तो 00 कट जाएगा यहाँ से, और 8 सतह पीछे कितना हो जाएगा? 56। एक ही ऑप्शन में पीछे 6 है, और वह है ऑप्शन नंबर 1। यूनिट डिजिट का खेल हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 7 8 कितना हो जाता है? 56। आगे आते हैं, एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3050 थी। एक को 10% हानि, दूसरे को 20% लाभ। देखिए भैया ध्यान से, 3050 रुपया दाम है, एक को बेचा 90% में और एक को बेचा 120% में। तो इसका 90% निकालते हैं, और इसका हम लोग कितना निकालेंगे? 120%। करिए, ये जीरो कट गया, ये जीरो क्या हो गया? कट गया। ये जीरो कट गया, और ऊपर से ये जीरो कटता, ठीक। तो कितना आता है यहाँ पे? देखिए, तो करते हैं 5 9 45, 9 27, 27 45। यहाँ से ये सेलिंग प्राइस आ रहा है, और यहाँ से जोड़ते हैं 12 25 60 और 12 3 36, मतलब 3660 रुपया। यहाँ दोनों को जोड़ के देख रहे हैं तो कितना आ रहा है? 5 हो रहा है, 6 4 10 हो रहा है, 6 7 13 और 1 14 हो रहा है, 2 3 5 और 1 कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। 5 हो गया, 4 6 10 के जीरो हाथ में 1, 7 6 13 1 14, 2 3 5 5 और 1 6। ये आ गया टोटल, हमारा आ गया सेलिंग प्राइस। अब दोनों का कॉस्ट प्राइस देख लेते हैं, दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा है। तो एक का कॉस्ट प्राइस 3050 था, तो दोनों का कितना हो जाएगा? तो 3 दूना 6 और 50 6100। अब बताइए लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? तो बेचे 6400 में, खरीदे थे इतना में, तो प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है? तो भैया को प्रॉफिट हो रहा है 305 रुपया का। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट है ना हो रहा है 305 का। कितना पे हो रहा है प्रॉफिट? 6100 पे, इंटू 100 कितना % है? तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था। ये 2 0 क्या हो गया? कट गया, और 61 से 305 को काट देंगे कितना बार में? 5। तो प्रॉफिट परसेंटेज, व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंट?
द प्रॉफिट परसेंटेज 5% लाभ। ठीक है, आगे आते हैं। x/y बराबर 3:2 और x+y बराबर 90, तो एक्स वाई का मान। सिंपल सा बात समझिए, x और y, x/y 3/2, इसको मान लीजिए 3 है, इसको मान लीजिए 2 है, तो 3a + 2a बराबर, वैसे भी ज़्यादा सोचने का इसमें नहीं था, उतना हम तो मन में कर लिए, आप भी कर सकते हैं। 3a 2a मान लेंगे तो कितना हो जाएगा 5a, 5a बराबर 90, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 18, 90 यहीं लिख देते हैं, 90 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 18, a का वैल्यू 18, तो कह रहा है x - y, तो 3a - 2a बराबर कितना हो जाएगा a, और a का वैल्यू ही तो बोला है तो 18। ये मत करिएगा 18 3 54, 18 दूना 36, फिर उसमें घटाएंगे नहीं, पहले ही घटा के देख लेंगे ना, उतना ही आ रहा था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हमको सिर्फ यहाँ पढ़ाना और 20 क्वेश्चन कराना नहीं रहता है, आपको कैसे कंसेप्ट सिखाया जा सके जिसको आप और भी क्वेश्चन में अप्लाई करें, वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है यहाँ पे। आगे आते हैं सवाल। √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा। √3 tan थीटा, टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा। लिख सकते हैं बराबर 3 sin थीटा। क्या क्या कट जाएगा, साइन साइन ऊपर से क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 3 cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 3 cos थीटा बराबर √3 हो जाएगा। तो यहाँ से cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा √3/3। तो एक काम करते हैं, इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, परिमेयकरण करते हैं, तो √3, तो 3 3 कट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ कितना बच जाएगा 1/√3। अब आगे आते हैं, कह रहा sin² थीटा - cos² थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं अगर, तो साइन थीटा को हम लोग जानते हैं, साइन थीटा क्या होता है √1 - cos² थीटा, क्योंकि sin² थीटा + cos² थीटा होता है, तो √1 - cos² थीटा 1/√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि 1/3 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 1 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको साइन का वैल्यू कितना मिल जाएगा 2/3 मिल जाएगा, रूट का अंदर ही मिलेगा। कॉस का वैल्यू तो पहले से ही पता था, तो साइन थीटा + cos² थीटा निकाल दीजिए, तो sin² थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो √2/3 इसका होल स्क्वायर बोला है, और -cos² थीटा, कॉस का मान कितना है 1/√3 इसका होल स्क्वायर बोला है। तो 2 का और 3 का 2/3 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1/3, तो 2/3 में से 1/3 चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/3। तो बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1/3। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको। अगला सवाल कह रहा है 2 विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए, ए को बी से 8 अंक अधिक मिले। मान लेते बी को मिला है x नंबर, तो ए को कितना मिला है x/8। आगे बढ़ते हैं, अब कहता है और पूर्ववर्ती का अंक उनके अंकों का योगफल, और ए को जो अंक मिला था, तो ए को कितना अंक मिला था, तो ए को मिला था x+8, उनके योगफल का, उनके अंकों के योगफल का, तो उनके अंक का योगफल कितना हो जाएगा x + x + 8 का 55% था, 55% का वैल्यू 11, 5 से कितना 11, 5 20 100 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 20x + 160, यहाँ कितना हो जाएगा 11 दूनी 22x + 11 8 88। कल भी इस टाइप का क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन नहीं था, इस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। आज दूसरा चीज़ पूछा है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 72, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना निकाल सकते हैं, तो x का वैल्यू हो जाएगा 36। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा a और b के अंकों का योगफल, तो a यहाँ से और b यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। b कितना आ गया, x माने थे कितना आ गया 36, तो a कितना आ जाएगा 36 और 8 44, तो इन दोनों के अंकों का योगफल कितना आ जाएगा 80। कितना हो जाएगा 80, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको आ रहा होगा।
अगला सवाल देखिए, करिए आराम से, एक एक पोर्शन को पहले सॉल्व करते हैं। 46 घटाओ 4 से काटेंगे 32 को 8 बार में, 8 दिया 24 और घटाओ 6, तो 24 और 6 30, 46 में घटेगा तो कितना आ जाएगा 16। ये पोर्शन सॉल्व हो गया। अगला पोर्शन को सॉल्व करते हैं। 37 घटाओ 28 का 3/4, तो 3 चौके नहीं 4 सते 28 और 3 सते 21, 37 में 21 घटेगा कितना हो जाएगा 16। तो बस ऊपर भी 16 बटा नीचे भी 16 और 16 16 क्या होला 21, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सारा CHSL का पेपर है, आंख मूंद कर प्रैक्टिस करते जाइए बस। यदि किसी त्रिभुजों में एक कोणों में से एक 64 डिग्री, अन्य दो अंतःकोण, देखिए एक डायग्राम पहले हम बनाते तो फिर आपको हम समझाते ये क्वेश्चन। देखिए ये एक यहाँ पॉइंट और एक यहाँ, ठीक। कह रहा था दो आंतरिक कोणों के समद्विभाजक, तो देखिए भैया 3 कोण यहाँ पे तो दिख ही रहा है ABC, इसका नाम मान लेते A, इसका नाम मान लेते B और ये है C। ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदी दे देते जहाँ पे मिल रहा है ये लोग O। ठीक है, कह रहा था किसी त्रिभुज के कोणों में से एक 64 डिग्री है, तो अब जाहिर सा बात है कि ये ऊपर वाला कितना होगा 64 डिग्री होगा, 64 डिग्री। कह रहा है तो अन्य दो अंतःकोणों के समद्विभाजक का बीच का कोण कितना होगा। अरे भैया अंतःकोणों का समद्विभाजक, ये देखिए इसका अंतःकोण का समद्विभाजक, ये कोण पूरा एंगल B था तो उसको यहाँ से ऐसे निकाल दीजिए, तो ये हो गया इसका रेखा OB, और ये कोण C है, इसका समद्विभाजक क्या हो, इसको कौन बांट दे रहा है, इस कोण को OC, 2 बराबर हिस्सों में बांट दे रहा है कि नहीं है। तो इसको हमको बताना है, एंगल किसको बताना है, एंगल बताना है कि हमको BOC का मान कितना होगा, यही बताना है ना। क्या बताना है कि दो अंतःकोणों के समद्विभाजक का बीच का कोण, तो यही तो बताना है, इसका बीच का, यही तो है बीच का कोण, यही बताना हमको। तो बस यहाँ से आराम से हम बता सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि BOC बराबर एंगल A बाई 2 + 90, जानते हैं ये तो हम लोग। तो एंगल A कितना है, एंगल A 64 है, कितना है 64 यानी कि 64, तो 64/2 और प्लस 90, तो 32 और 32 और 90, 9 3 12, 122, ऑप्शन नंबर 2 खत्म हो गया। आ गया समझ में। अगला सवाल ये देखिए, एकदम हल्का सा क्वेश्चन है, बीच बीच में हल्का हल्का एक क्वेश्चन आता ही रहेगा, चिंता मत करिए। यदि x y से 60% अधिक है, ये रहा x भैया और ये रहा y, x y से 60% अधिक है, y के पास 100 रुपया है, तो x के पास कितना रहना होगा 160 रुपया। अब बहुत बड़का इसको छोटका करिए, 2 8 2 5, तो y x का कितना परसेंट है, तो कह रहा y x का, तो y x का जिससे कहा वो नीचे इंटू 100, तो 500/8 कितना हो जा रहा है 500/8, तो 500/8 को करिए, 8 छके 48, 8 दूनी 16 और 8 पचे 40, तो सही आंसर हो जाएगा 62.5%। ठीक है, आगे आते हैं। कहता है 15 व्यक्ति की औसत आयु 32 वर्ष है, ठीक है, और 2 व्यक्ति जोड़ दिए जाए तो औसत 3 साल बढ़ जाता है। देखिए तो 2 साल 2 आदमी जोड़ने से कितना हो जाता है, 15 आदमी पहले थे और 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया 17, और औसत कितना हो गया, तो औसत 32 था और 3 हो गया 35, तो 17 पछे 85, 17 तिया 51 और 9 51 और 8 59, तो 15 आदमी का कितना होता है 32 साल करके एवरेज,
तो 15 दूनी 30। इस टाइप का 2 क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं, हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ अंतर कितना आ रहा है 115 का। एक ही क्वेश्चन नहीं है, अलग क्वेश्चन है। नए व्यक्तियों की औसत आयु में एक आदमी को मान लीजिए x, तो दूसरा कितना होना चाहिए x+11 होना चाहिए, तभी तो दोनों का अंतर 11 का होगा। और इसको जोड़ने से कितने के बराबर होगा 115 का है भैया। क्या है कि 15 आदमी का औसत अगर 32 लीजिएगा तो 480 आ रहा था, लेकिन 2 आदमी जुड़ गया 17 आदमी, और औसत 35 ले लेते हो तो ज़्यादा कितना हो रहा है, तो ज़्यादा यहाँ से हो रहा है, कितना हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है आपका 115, यानी 595 हो जा रहा था टोटल, माइनस अंतर कितना आ रहा है 115, 2 आदमी के चलते आ रहा है। एक आदमी x मान लेंगे तो दूसरा आदमी x+11 होना चाहिए, क्योंकि दोनों का अंतर है। ठीक है, बेसिक से समझा दे रहे हैं हम आपको। तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा 104, तो 104 को काट देंगे x से तो कितना आ जाएगा x बराबर 52। तो कह रहा सबसे छोटे आयु के तो 52 होगा, और सबसे बड़ा वाला पूछता तो कितना हो जाता 63, कितना हो जाता 63, तो सबसे छोटा वाला पूछा तो 52 हो जाएगा। खत्म हो गया। आगे सवाल आते हैं। कह रहा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। हाँ, ध्यान से समझिएगा, आता है इस टाइप का क्वेश्चन। कहता है एक कार के पहिए का व्यास 21 सेंटीमीटर है। कार चालक 66 की गति से चलने पर अपने गंतव्य स्थान तक 36 सेकंड में पहुंचता है। तो यात्रा के दौरान पहिया कितना चक्कर लगाएगा। देखिए, कितना भी दूरी हो, मान लीजिए एक पहिया एक बार चक्कर लगाने से 10 मीटर जाता है और उसको जाना है 500 मीटर, तो कितना चक्कर लगाना पड़ेगा 500 चक्कर लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक चक्कर में पहिया कितनी दूर चला जाता है 10 मीटर, और टोटल दूरी कितना है 500। सेम केस हमको यहाँ पे वही करना है। तो ध्यान से समझिए, टोटल डिस्टेंस निकालते पहले। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। तो स्पीड कितना 66 किलोमीटर पर आवर। इसको छोटा बना देते, काहे कि सब छोटा में है, तो इसको भी छोटा कर दीजिए, इंटू 36। 18 दूनी के कितना हो गया 36, 2 पचे 10, 660 हो गया। डिस्टेंस कितना हो गया 660 किलोमीटर। 660 यहाँ पर है मीटर है, क्या है मीटर। ठीक है, आगे बढ़िए, धीरे धीरे बढ़ते जाइए आगे। इतना हो गया। कार के पहिए का व्यास 21 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से अगर हम पहिया का एक चक्कर निकालते, पहिया एक चक्कर निकालते पहिया का, तो पहिया का एक चक्कर क्या हो जाएगा 2 पाई आर, परिधि के बराबर ही होगा। तो 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर का वैल्यू कितना है 21, व्यास दिया हुआ तो आधा कर देंगे। तो देख पा रहे हैं 2 2 कट गया, 7 या 21 कट गया, यानी पहिया एक बार घूम के 66 सेंटीमीटर जा रहा है। 66 कितना जा रहा है सेंटीमीटर। तो कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, अभी बताए थे ना कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, क्या कर दीजिएगा, तो 660 इंटू करिए 100, मीटर को सेंटीमीटर बना दीजिए, बटा कितना है 66। अब काट दीजिए, 66 से 66 कट गया 10 बार में यहाँ पे, और 10 को 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1000। तो कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, पहिया को 1000 बार घूमना पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था और बढ़िया टाइप का क्वेश्चन था, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे आइए। कहता है एक अंतःप्रवाही पाइप है, ए है, 30 मिनट में भरता है। दूसरा बाही प्रवाही, पूरा एकदम ऐसे पढ़ने का कोशिश में, इसी तरह से शॉर्टकट में पढ़ने का आदत डालिए। ए 30 मिनट में भरता है, बी 50 में खाली कर देता है, एक सिंचाई नहर है, ए से आरंभ करना है, एकांतर खोला जाना है। बस मेन बात पकड़ लिए, पूरा पढ़ने का क्या दरकार है। ए है, बी है, बी माइनस करने वाला आदमी है, ए प्लस करने वाला आदमी है। ए 30 दिन में करता है, बी 50 दिन में करता है। 30 और 50 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 150। तो यहाँ से हो जाएगा 5 और यहाँ से हो जाएगा 3। कहता है हमको शुरू करना है, ए से करना है। देखिए पहले ए जाएगा तो कितना काम करेगा +5, और फिर बी जाएगा तो कितना काम करेगा -3। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो 1 घंटा ए काम किया और 1 घंटा बी काम किया, तो टोटल काम कितना हुआ 2 घंटा, और 2 घंटा में काम कितना हुआ पॉजिटिव हुआ, कितना हुआ 2। इतना दूर अगर आप समझ गए तो पूरा सवाल कर ले जाएंगे। तो कह रहा ए से आरंभ करते हुए और एकांतर दिन में, एक एक दिन बाद एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी, एक दिन ए एक दिन बी, अलग अलग काम करेंगे वो लोग एक एक दिन करके। एक दिन वो जाएगा तो बोलेगा अगला दिन तुम्हारा बारी है, अगला दिन फिर तुम्हारा बारी, फिर अगला दिन मेरा बारी, इस तरह से चलेगा।
तो हमको काम टोटल करवाना है 150। कितना काम करवाना है? 150। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 75 से नहीं कर दीजिएगा, सबसे बड़ा भूल होता है। डायरेक्ट 75 से नहीं करिएगा, ध्यान से समझिए। यहाँ पे हम 73 से गुना करेंगे। 74 से भी कुछ कुछ जन गुना करेंगे जिनका पूरा पूरी गलत आंसर आएगा। 146। यहाँ भी 73 से गुना करेंगे क्योंकि 2 में 2 ही काम हो रहा है। तो देखिए ये 146 क्या लग रहा है? ये लग रहा है समय। क्या लग रहा है? समय। और ये 146 क्या हो रहा है? हम लोगों का काम हो जा रहा है। देखिए 73 तक कंप्लीट नंबर था, 73 बार हुआ। 73 समय लिए, 73 दिन लगा और दोनों चला गया। पहले ए बी ए बी ए बी ए बी इस तरह से करके देखे तो 73 दिन। अब जब 74वां दिन जाएगा तो सबसे पहले पारी किसका आएगा? तो 74वां दिन जाएगा। तो अभी तक काम हुआ 146 और काम हमको 4 करना है। कितना काम करना है? 4 काम करना है। तो अगला बार जो जाएगा वो जाने का पारी किसका रहेगा? ए का। और ए जाएगा तो ए का एफिशिएंसी कितना है? ए का एफिशिएंसी 5। तो 146 में वो जाके कितना और काम कर देगा? 5। तो 150 काम पूरा हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा था कि किस दिन को जलाशय पहली बार पूर्णतः भर जाएगा? किस दिन को? तो 147वां दिन को। किस दिन को भर जाएगा? 147वां। क्यों? क्योंकि 146 तक काम हो चुका है। अब अगला दिन जब जाएगा तो 147वां दिन हो जाएगा, है ना। यहाँ 2 का मल्टीपल ले लेते हैं। तो अगर 73 ना लेके 74 ले लेते तो 148 हो जाता। 73 लिए तो 146 काम हो गया। पारी ए का जाना था। जब ए भरिए देता जा करके 5 तो खाली करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो जा करके वो 146 काम हुआ था और 4 काम बाकी था, लेकिन ए जाता था 5 काम कर देता, टंकी तो भरिए जाता। तो अब बी को काम में आने का ज़रूरत नहीं था। तो टंकी कब भरेगा? 147वां समय में। ख़त्म। अगला सवाल। 800 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 1000 हो जाती है। ब्याज की दर निकालिए। 100 गुना ब्याज 1000 बार, करोड़ों बार बता चुके हैं। लगभग 2000 क्वेश्चन हो चुका है, तो अब ये नहीं पूछना है। 100 गुना ब्याज, ब्याज कितना मिलेगा? 200। मूलधन कितना है? 800 इंटू 2। 100 गुना ब्याज बटा मूलधन गुना वर्ष। 200 चौके 800। 2 से काटेंगे इसको कितना? 50। अब 50 बटा 4 हम लोग जानते हैं कितना का वैल्यू होता है? 12.5। ऑप्शन नंबर 1। अगला। एक्स वाई से 20% अधिक समय लेता है। लीजिए एक्स यहाँ लीजिए और यहाँ लीजिए वाई। एक्स वाई से 20% अधिक समय लेता है। अगर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5। एक्स जो है वाई से 20% अधिक लेता है। वाई 5 लेता है समय, तो एक्स कितना लेता है? 6। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो यहाँ एफिशिएंसी हो जाएगा 5 और 6। ठीक है। अब आगे। उस दीवार को वे दोनों मिलकर 30 दिन में पूरा करते हैं। यानी कि 5 + 6 यानी कि 5 + 6 मिलकर कितना दिन में पूरा कर रहे हैं? 30 दिन में। तो ये टोटल वर्क आ गया। तो कह रहा वाई अकेला कितना दिन में पूरा करेगा? वाई का एफिशिएंसी कितना है? 6। तो 6 से यहाँ काटेंगे, 6 × 5 कितना हो जाएगा? 30। अब 5 × 11 कितना हो जाएगा? 55। तो ऑप्शन नंबर ए 55 दिन में। अगला 2 ठो क्वेश्चन है इसका टाइप का और यही वाला सवाल। 2 ठो ऐसा क्वेश्चन है बेलन का। कहता है 28 सेंटीमीटर व्यास और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्त बेलन का कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr × r+h। बिठा दीजिए। 2 पाई का वैल्यू 22/7। आर कितना है? 28 सेंटीमीटर व्यास है। व्यास 28 है तो 28/2 × r+h। आर कितना है? 28 तो नहीं है। आर हो जाएगा 14 क्योंकि व्यास दिया हुआ था। और हाइट कितना है? 12। 14 12 कितना हो जाएगा? 26। काट लीजिए जो जो कटता है। 2 से 2 कट गया। 7 चौके 28, 22 चौके 88 कितना हो गया? 88। 88 × 26, 8 छके 48। पीछे यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए? 8। ऑप्शन नंबर 4। जीरो का कहीं सवाल नहीं उठता है, जीरो थोड़ी होगा। अगला सवाल।
एक लंब वृत्तीय बेलन है जिसका वक्र सतह का क्षेत्रफल और व्यास दिया हुआ है। कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, तो इसका फार्मूला जानते हैं 2πr/h। बिठाते जाइए यहाँ पे, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है आर, और व्यास दिया हुआ व्यास तो 21 दिया हुआ व्यास, तो अर्धव्यास कितना हो जाएगा 21/2 इंटू एच निकालना है तो एच, और यही बराबर कितना के है 660 के। काट लेंगे तो 7 या 21 और 2 कट जाएगा, और 22 या 66 और 66 से 66 काट देंगे तो एच बराबर कितना आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर 2। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और बहुत कम समय में 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ हम करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दीजिए, अगर कुछ ना कुछ सीखने को मिला तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा मैथ और रीजनिंग का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।